हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। अर्जुन मल्होत्रा सिमरन से मिलने अस्पताल गया था। तभी उसे शौर्य का मैसेज आया और उसने हम कहकर जवाब दे दिया। स्क्रीन के ऊपर एक कॉल आ गई। उसने देखा और तुरंत काट दी। सिमरन उसके करीब थी। उसने देखा कि फोन पर अनन्या का नाम था। उसने अर्थपूर्ण और नखरे भरे लहजे में कहा, भैया आप कितने बदमाश हो, मेरे पास हो, लेकिन मिस मेहता की खबर लेने के लिए अपने भाई को भेज रखा है और फोन पर मिस शर्मा से भी संबंध बना रहे हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो तू अकेली अस्पताल में रह। सिमरन ने जल्दी से उसकी शर्ट पकड़ ली। बुरा आदमी ही अच्छा लगता है। तुम जितने बदमाश हो उतना ही मुझे अच्छा लगता हो। अर्जुन ने ऊबते हुए कहा, तू ठीक है, अस्पताल में समय क्यों बर्बाद कर रही है? सिमरन ने खाली व्हाट्सएप पेज स्क्रॉल किया। उसका मूड बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन मैं जिस फोन का इंतजार कर रही हूं वो अभी नहीं आया। आप यहां हो। बाद में जब वो फोन करेगा तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे ये बोरिंग नहीं लगता? तुम्हें नहीं पता, प्यार में पड़ी औरतें बड़ी बेवकूफ होती है। चाहे चोट लगे या बीमार हो, वे चाहती है कि उनका आदमी जाने ताकि उन पर तरस खाए। अर्जुन सुनते हुए उसे अनायास जारा के मिसकैरेज की याद आ गई। वो 3 दिन अकेली अस्पताल में पड़ी थी। उसने उस समय उसे बिल्कुल नहीं बताया था। जैसा दूसरे कहते थे, वो उससे इतना प्यार करती थी। इतनी बड़ी बात उससे कैसे नहीं बता सकती थी? उस समय अनन्या उसके साथ नहीं थी। उनके बीच सब ठीक था। सिमरन को अचानक कुछ सूझा। अगर कुछ नहीं कहा तो मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं रही, मानो हार मान ली हो। अर्जुन ठंडे स्वर में खड़ा हो गया। अपने आप रह। सिमरन एक दिन और एक रात से अस्पताल में थी। वो नहीं जान सकता था। उसने अब तक फोन नहीं किया, मतलब उसे कोई परवाह नहीं है और उसे सच में अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तुम्हारे साथ घर चलती हूं। सिमरन ने हाथ बढ़ाया। भैया मुझे उठाकर ले चलो ना, प्लीज। जारा को आज कोई काम नहीं था, इसलिए उसने आराम किया। दोपहर में वो शौर्य के सेक्रेटरी के साथ बेंगलुरु में शॉपिंग करने गई और अपनी माँ, बड़ी बहन और भांजी के लिए गिफ्ट खरीदे। उसकी छोटी भांजी को सबसे पसंदीदा गिफ्ट था सोने का लॉन्गेविटी लॉक, जिसका मतलब बहुत शुभ होता है। उन्होंने बाहर खाना खाया, फिर होटल लौट आए। शौर्य के सेक्रेटरी को शौर्य ने बुलाकर कुछ काम दे दिया। जारा ने खाना खाकर पेट भरा था, इसलिए उसने अकेले होटल के गार्डन में टहलने का फैसला किया। वो फोन देखती हुई बिना ध्यान दिए एक बहुत सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां कोई नहीं था। हालांकि रोशनी थी और ये होटल था, इसलिए जारा को डर नहीं लगा और वो वापस लौटने लगी। तभी उसे कटकट की आवाज सुनाई दी। ये रोटरी लाइटर की आवाज थी। उसमें बहुत धात्विकपन था, कानों में खटकती थी। जारा ने सिर उठाया। चांदनी में एक आदमी खड़ा था। आग लगती और बुझ जाती। उस आदमी का चेहरा पल भर के लिए रोशन होता, फिर अंधेरे में समा जाता। 5 सितारा होटल में हर जगह रोशनी थी। ये कैसे उसे इतना अंधेरा कोना मिल गया, हैरानी थी। लेकिन पूरी तरह अंधेरा भी नहीं था। चांदनी से उसकी प्रोफाइल की रूपरेखा धुंधली दिख रही थी। हल्की हवा चली। जारा को हवा में चीड़ की हल्की खुशबू आई। उसे तुरंत याद आया कि ये खुशबू उसने मर्चेंट क्रूज पर भी सूंघी थी। जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डांस करवाया था, वो वही था। जारा उसे ध्यान से देखती रही। न तो एक कदम आगे बढ़ी, न वो उसकी तरफ आया।
उनके बीच एक सिगरेट जलने भर का सन्नाटा रहा। फिर जारा अपने आप मुड़कर चल दी। इतनी बार वापस आकर नहीं मिला तो अब मिलने की कोई जरूरत नहीं। जारा बगीचे से तेजी से होटल लॉबी की तरफ चली। उसका मन कुछ अस्थिर था। तभी उसे पियानो का तेज संगीत सुनाई दिया। उसने अनाया सिर घुमाया। होटल लॉबी में पियानो बज रहा था। उस व्यक्ति की उंगलियों से भावनाओं को झकझोरने वाली धुन निकल रही थी। बहुत से लोग रुककर देख रहे थे, कुछ वीडियो भी बना रहे थे। जारा भी वहां चली गई। वो फिल्म इंसेप्शन का टाइम वाला हिस्सा बजा रहा था, जो उसे बहुत पसंद था। जब वो मिडिल स्कूल में थी, वो शंकर से मिलने सीनियर हाई स्कूल गई थी। संगीत के कमरे से गुजरते हुए उसने पहली बार ये धुन सुनी थी और उसके दिल में बस गई थी। उस समय वो शंकर से मिलने की जल्दी में थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि पियानो कौन बजा रहा था। अब उसने भीड़ को हटाकर पियानो बजाने वाले को देखा। फिर उसने पियानो की बेंच पर अर्जुन मल्होत्रा को देखा। उसे मानो कुछ सूझा। इतने सारे लोगों के सामने पियानो बजा रहा था। उसकी पलकें थोड़ी झुकी हुई थी। पलकों से उसकी आंखें छिप रही थी, जिससे वो हमेशा से कम अलग थलग लग रहा था। उसकी पतली उंगलियां तेजी से चल रही थी। एक के बाद एक नोट्स निकल रहे थे। जारा ने एक पल रुककर देखा, फिर मुड़कर चल दी। उसका संगीत चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे पसंद नहीं आता। हालांकि अर्जुन ने उसे देख लिया था। उसकी ठंडी आवाज संगीत के साथ घुल रही थी। जारा मेहता, यहां आओ। क्या वो ऐसे ही निकल जाएगी? जारा ने धीमी आवाज में कहा, माफ करें, जरा हट जाइए। भीड़ ने रास्ता दे दिया। वो जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने फिर कहा, काम की बात है। सार्वजनिक जगह पर वो उससे कुछ नहीं कर सकता था। जारा ने होंठ चबाए और घूम गई। मिस्टर मल्होत्रा, क्या काम है? अर्जुन ने पियानो बजाना बंद कर दिया। दर्शकों ने देखा कि उसने बजाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे हट गए। अर्जुन ने शांति से कहा, शर्मा सेक्रेटरी परसों मुंबई गए थे। शर्मा जी ने उन्हें खाने पर बुलाने का मौका ढूंढ लिया। पता नहीं खाने में क्या बात हुई। शर्मा ग्रुप की इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी अचानक 20% से बढ़कर 35% हो गई, जो मल्होत्रा ग्रुप के बराबर हो गई। जारा का चेहरा बेरंग था। अच्छा, शर्मा सेक्रेटरी का शेड्यूल गुप्त रखा जाता है। एकमात्र बार लीक हुआ। जब हम परसों बात कर रहे थे तो उन्होंने बेपरवाही से कहा, कल मैं मुंबई जा रहा हूं। साथ ही कहा कि प्रोजेक्ट के कुछ पहलुओं से वे संतुष्ट नहीं हैं। उस समय तुम वहां थी। तुमने चुपके से लिख लिया, फिर शर्मा जी को बता दिया, ताकि शर्मा जी पहले पहुंचकर शर्मा सेक्रेटरी के सामने अपनी धाक जमा सकें, जिससे शर्मा ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ गई, है ना? अर्जुन का यह कहना पूछना नहीं, बल्कि पुष्टि करना था। जारा ने न तो माना न नकारा। मिस्टर मल्होत्रा जैसा सोचना चाहें, सोच सकते हैं। अर्जुन पियानो की बेंच पर बैठा था। उठा नहीं था। सिर थोड़ा ऊपर करके उसकी तरफ देख रहा था। होटल लॉबी के क्रिस्टल झूमर से उसके चेहरे पर हर तरफ से रोशनी पड़ रही थी। वो ठंडा था, लेकिन बेशक खूबसूरत था। तूने इतना बड़ा काम किया, शर्मा ग्रुप से ऑफर लेटर नहीं आया? जारा मुस्कुराई। उसने पियानो पर बेतरतीब से कुछ नोट्स बजाए। आज दोपहर मेरे मेलबॉक्स में एक नया ईमेल आया था। अर्जुन ने रहस्यमयी लहजे में कहा, तू बड़ी चालाक है। आपसे सीखा है। मिस्टर मल्होत्रा ने इतनी बार सलाह दी है, मैं कुछ तो सीखूं। अब इस हालत में मिस्टर मल्होत्रा शर्मा ग्रुप को बाहर करने में सक्षम नहीं है, और मेरी नौकरी लग गई है तो आप मुझे बेरोजगार भी नहीं कर सकते। उसने अपनी रक्षा के लिए पहला कदम जीत लिया था। जारा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस्टर मल्होत्रा को कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं अपने कमरे में आराम करती हूं। कल काम है। वो मुड़कर 2 कदम चली तो पीछे से फिर पियानो बजने लगा। इस बार टाइम का पहला भाग था, धीमा और मधुर, और उसकी आवाज की तरह बिना भाव के, जारा मेहता, मेरे पास वापस आ जा। जारा को लगा उसने पियानो की धुन में कुछ गलत सुन लिया। वो मुड़ी। तूने क्या कहा? मैंने कहा,
मेरे पास वापस आ जा। अर्जुन ने पलकें झुका ली, अपनी उंगलियों को काले सफेद कुंजियों पर नाचते देखा। शर्त रख, मैं मान लूंगा उसके पास वापस आ जाए। वो शर्त रख सकती है? जारा ने पूछा, जैसे? काले सफेद कुंजियां नियमित रूप से दब रही थी, मधुर संगीत बह रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुख्य सेक्रेटरी का पद अब भी तेरे लिए रखा है। जारा ने फिर पूछा, और? अर्जुन ने फिर कहा, सैलरी बढ़ा दूंगा, बोनस भी बढ़ा दूंगा। जारा ने फिर पूछा, और? अर्जुन ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे याद था कि वो इतनी लालची नहीं थी। हालांकि वो बातचीत कर रही है, इसका मतलब वो वापस आने को तैयार है। उसने पियानो बजाना बंद कर दिया। तेरे पास गाड़ी नहीं है, आना जाना मुश्किल होता है। जारा हंस पड़ी। 3 साल उसके साथ रही, उसे कुछ नहीं मिला, न जेवर न बैग, घर गाड़ी तो दूर की बात। अब वो इतनी आसानी से दे रहा है। लेकिन उसने फिर पूछा, और? तेरी मां के ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। अर्जुन ने ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। इतना काफी होना चाहिए। ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेना उसका आखिरी दाव था, क्योंकि वो जानता था कि यही वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। बेशक वो जानता था, वो किसी से बेहतर जानता था कि उसे कहां चोट लगती है। जारा ने हल्की हंसी उड़ाई। मिस्टर मल्होत्रा ने आज शराब नहीं पी, फिर भी उस रात की तरह बकवास कर रहे हो। तूने मेरे साथ जो किया, उसके बाद तुझे कैसे लगता है कि मैं तेरे पास वापस आ सकती हूं? अर्जुन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वो शायद फिर से कहने वाला था कि उसकी मां के हार्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके बीच सिर्फ हार्ट ही नहीं, और भी बहुत कुछ था। क्रूज पर क्या तूने प्रोजेक्ट बदलने के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं किया? मेरी नौकरी ढूंढने में रोड़ा नहीं अटकाया? मुझसे खिलवाड़ नहीं किया? बार बार मुझे दबाया, और अब तू कहेगा तो मैं वापस आ जाऊं? अर्जुन मल्होत्रा, क्या मैं तेरी कुतिया हूं? उसे शांत और उदासीन रहना चाहिए था, लेकिन चाहे बगीचे में शंकर को देखने के कारण या उसकी बेतुकी बातें सुनकर उसे 2 महीने पहले की सब बातें याद आ गई। आखिर में वो गुस्सा नहीं रोक पाई। अर्जुन के होंठ सिकुड़ गए। जारा ने ताना मारा, तू मुझसे कुतिया जैसा व्यवहार तो करता है, लेकिन मैं इंसान हूं, कुतिया क्यों बनूं? पियानो काले और सफेद रंग का था। अर्जुन भी काले स्वेटर और सफेद कोट में था। 2 सबसे अलग रंगों ने उसे क्रिस्टल झूमर के नीचे और भी स्पष्ट कर दिया। उनकी नजरें कुछ देर टकराती रहीं, फिर वो मुस्कुराया और फिर से पियानो बजाने लगा, टाइम धुन का अंत जोड़ते हुए। अंत की धुन आलसी और बेपरवाह थी। मैंने तो बस एक बार कह दिया था। सेक्रेटरी मेहता इतनी गुस्सा हो रही है, मानो सच में नहीं आना चाहती। जारा के गले में गांठ सी बंध गई। ऐसा लगा जैसे रुई पर मुक्का मारा हो, और उससे भी बदतर, उसने फिर से उसके साथ खिलवाड़ किया था। उसने आवाज कसी, मिस्टर मल्होत्रा को मजाक करने की फुर्सत है, लेकिन मेरे पास साथ देने का समय नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वो मुड़कर चल दी। अर्जुन, मैं अनन्या की तस्वीरें फैलाने में बहुत व्यस्त हूं। जारा थोड़ा रुकी, फिर जल्दी से एलिवेटर में घुस गई। वो चली गई तो अर्जुन को पियानो बजाने में मजा नहीं आया। उसके चेहरे पर शायद ही कभी दिखने वाली चिड़चिड़ाहट थी। ऐसा लगता था कि जारा के मना करने से वो पूरी तरह अप्रभावित नहीं था। वो सिगरेट सुलगाना चाहता था, लेकिन पियानो पर लगे नो स्मोकिंग के बोर्ड पर नजर पड़ी तो उसने विचार त्याग दिया। कई मिनट चुपचाप बैठा रहा, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, तो उसने ठंडे चेहरे से फोन निकालकर शौर्य को फोन लगाया। शराब पीने चलोगे? अब? अभी नहीं। सिया ने कहा कि जिस सोंग राजवंश के फूलदान को वो बहुत दिनों से देख रही थी, वो बेंगलुरु में नीलाम हो रहा है। मुझे जाकर उसके लिए लेना है। अर्जुन ने तुरंत फोन काट दिया, माथा सिकोड़ा, फिर किसी और को फोन लगाया। 10 मिनट में मेरे कमरे में आ जा। सिमर ने फोन रखा, खुद को संवारा और समय पर पड़ोस के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था।
उसने धक्का देते ही खुल गया। वो अंदर गई। अर्जुन सोफे पर बैठा था। टेबल पर विस्की की खुली बोतल थी। उसने एक भौं उठाई। मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे सिर्फ शराब पीने के लिए बुलाया। मैंने तो मेकअप किया, परफ्यूम लगाया, सबसे सेक्सी ड्रेस पहनी, सोचा आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाऊंगी। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी नजर उसके बिखरे बालों और बिना मेकअप के चेहरे पर बेरुखी से पड़ी। उसने उसके कसकर बंद डाउन जैकेट को देखा तक नहीं। वो चुपचाप शराब का एक और गिलास पी गया। सिमन और उसके बीच का रिश्ता कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। वो दूसरे सोफे पर बैठ गई, पैर पर पैर रखा, कोहनी घुटने पर टिकाई, हाथों से ठुड्डी थामी और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगी। मूड खराब है? क्यों? सेक्रेटरी मेहता ने परेशान किया? मैं नीचे खाने का ऑर्डर लेने गई थी तो देखा आप दोनों पियानो के पास बात कर रहे थे। अर्जुन ने बेरुखी से उसकी तरफ देखा। सिमन ने तुरंत बात पलट ली। सेक्रेटरी मेहता तो नहीं होंगी। वो क्या चीज है? आपके मूड पर कैसे असर डाल सकती है? जरूर मिस शर्मा होंगी, है ना? शराब के नशे में या किसी और कारण से अर्जुन ने ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, अनन्या सच में कुछ भी नहीं है। सिमन ने शक की नजर से देखा। क्या वह सच कह रहा था? अनन्या के प्रति उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए सिमन को लगा कि वह ज्यादातर जिद कर रहा था। कुछ नहीं, बस इतना था कि अनन्या हमेशा दावा करती थी कि वो उसकी पहली प्रेमिका है, पहला रिश्ता है, उससे पहले कोई और नहीं था। नतीजा ये हुआ कि किसी ने गुमनाम रूप से उसे अनन्या की पुरानी तस्वीरें भेज दी जिसमें वो किसी युवक को चूम रही थी, ये साबित करते हुए कि वो झूठ बोल रही थी। वो पवित्र और भोली लड़की अचानक सड़क के किनारे की घासफूस जैसी हो गई। अर्जुन ये कैसे मान लेता? इसलिए उसने उसे ब्लॉक कर दिया, फोन नहीं उठाया और तुरंत बिजनेस ट्रिप पर चला गया। उसकी ये तीव्र प्रतिक्रिया साबित करती थी कि उसे अनन्या से बहुत मतलब था। सिमन ने अपने लिए शराब का गिलास भर लिया। लेकिन अगर आप सच में मिस शर्मा से अलग हो जाएं, तो चेयरमैन मल्होत्रा बहुत खुश होंगे। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर सेक्रेटरी मेहता से फिर से जुड़ जाएं? अर्जुन की आंखों में शराब और रंगों का नशा नहीं था, उनमें कोई भाव नहीं था। सिमन को समझ में आ गया कि शायद सेक्रेटरी मेहता ने मना कर दिया है। उसने अपने गाल पर उंगली मारी। अचानक कुछ सूझा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं आपकी मदद करती हूं, इन दिनों की आपकी मदद का बदला चुकाने के लिए। यह कहकर उसने अतिथि कमरे का फोन उठाया और फ्रंट डेस्क को फोन लगाया। हेलो, कृपया रूम 1901 में कंडोम का एक पैकेट भेज दीजिए, बड़ा साइज। हाँ, अर्जुन मल्होत्रा चाहते हैं, जल्दी करिएगा। अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। क्या? सिमन ने एक आंख बंद करके शश किया। कल पता चल जाएगा। अगले दिन उन्होंने पूरी क्षमता से काम फिर से शुरू किया। काम को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें कई समूहों में बांट दिया गया। जारा और सिमन एक ही समूह में थे। जारा आज बाहर जाने वाली थी। उसने कल सिमन से समय तय किया था, लेकिन अगली सुबह वो नीचे लॉबी में 15 मिनट तक इंतजार करती रही। सिमन नहीं आई। उसने फोन लगाया, कनेक्ट हुआ, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वो सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है। तभी शौर्य के सेक्रेटरी मियाओ किन नीचे आए। वो लॉबी से गुजर रहे थे। वे भी काम पर जा रहे थे। उन्होंने जारा को देखा तो पास आकर बोले, सिमन मैनेजर का इंतजार कर रही हो? जारा ने सिर हिलाया। मियाओ किन ने धीमी आवाज में कहा, वो कल रात प्रेसिडेंट मल्होत्रा के कमरे में रुकी थी। जारा और हैरान हुई। उसे कैसे पता? अंदाजा लगाओ, मुझे कैसे पता? मियाओ किन ने धीरे से कहा, मैंने वेटरों को गपशप करते सुना कि रूम 1901 ने रात में 3 बार रूम सर्विस बुलाई और 3 बार कंडोम मंगवाया। जमकर मौज की। जारा, मियाओ किन ने सच्चे दिल से कहा, प्रेसिडेंट मल्होत्रा सच में बहुत ताकतवर है। जारा ने माथा सिकोड़ा। मैं अकेली चली जाऊं या उसका इंतजार करूं? मियाओ किन ने कंधे उचकाए। मतलब ये सवाल उससे भी नहीं पूछा जा सकता। जारा खुद तय करे। उन्हें शौर्य के साथ काम पर जाना था, इसलिए देर नहीं कर सकते थे। वे जल्दी से चले गए। जारा ने फिर फोन लगाया।
सोचा कि अगर सिमरन ने नहीं उठाया तो वो अकेली चली जाएगी। सिमरन को समय का कोई अंदाज नहीं था। इस बार फोन लग गया। दूर से सिमरन की आवाज आई, मिस मेहता, मैं आ रही हूं, देर हो गई, माफ करना। वो उसके पास आई, फोन रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतने दिनों से रुकी हुई थी, आज जरा सा ढीला पड़ गई तो काम ही छूट गया। जारा ने सिर हिलाया, सिमरन मैनेजर आ गई है तो जल्दी चलते हैं, आज बहुत काम है। प्रोजेक्ट टीम ने उनके लिए एक शटल बस उपलब्ध कराई थी। काम का बोझ ज्यादा था और सिमरन आधे घंटे की देरी से आई थी, इसलिए समय और भी कम हो गया था। गाड़ी में बैठते ही जारा ने उसके साथ काम पर चर्चा शुरू कर दी। उसे लगा कि समूह में बंटने के बजाय एक एक करके काम करना तेज होगा। सिमरन बहुत बेचैन थी। पहले उसने ड्राइवर से तकिया मांगा, फिर पैर फैलाकर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए कहा कि उसकी कमर और टांगों में दर्द हो रहा है। वो 1 मिनट में 800 हरकतें कर रही थी। सिमरन मैनेजर, मैंने जो कहा सुना? मैं बाहरी नहीं हूं। सुना, सिमरन मुस्कुराई, लेकिन मुझे लगता है साथ काम करना अच्छा रहेगा। 2 लोग मिलकर एक काम निपटाएं, फिर दूसरा करें। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे और सारे काम पर नजर भी रहेगी। यह भी एक तरीका था। जारा को कोई एतराज नहीं था। हालांकि वहां पहुंचने के बाद जारा ने पूरे समय प्रोजेक्ट के कॉन्टैक्ट से बातचीत की। सिमरन एक पर्यवेक्षक की तरह थी। बैठ सकती थी तो बैठ जाती, नहीं तो दीवार से लग जाती। लगता था उसे काफी तकलीफ हो रही थी। 3 पैकेट कंडोम से तो तकलीफ होनी ही चाहिए। जारा ने मन ही मन सोचा कि अगर पहले पता होता तो वो उसे अकेले काम करने देती, ताकि हर बार उसका परिचय कराने में समय बर्बाद न हो। सिमरन ने पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक बार बात की, वो भी तब जब उसने प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट से पूछा, क्या पास में कोई फार्मेसी है? मुझे अपनी कमर के निशान और घुटनों के जख्मों पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। जारा, प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट का चेहरा भी काफी दिलचस्प था। आखिर सब बड़े थे, कुछ न समझने वाली बात नहीं थी। उसने हंसते हुए रास्ता बताया और सिमरन ने काम छोड़कर मरहम लेने चली गई। कॉन्टैक्ट ने जारा से धीरे से पूछा, ये सच में बिजनेस मैनेजर है? जारा ने सामान्य स्वर में कहा, हां। कॉन्टैक्ट ने बेपरवाही से कहा, सुंदरता पर निर्भर रहना भी एक तरीका है। जारा ने माथा थोड़ा सिकोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अपना काम खत्म करने के बाद जारा ने वहां का वॉशरूम उधार लिया। वापस लौटते समय वो ऑफिस के दरवाजे से गुजरी तो अंदर से बातचीत सुनाई दी। वो लाल ड्रेस वाली सिमरन मैनेजर, मैंने पता लगाया, उसकी एक उपाधि है, पश्चिमी शहर के नंबर 1 सोशलाइट। वाह, उसके चेहरे से ही पता चलता है। कमर टांग में दर्द बता रही थी। सोचो किस बड़े आदमी के बिस्तर से उठी होगी। जिसे सुंदरता का सहारा मिलता है वो क्यों मेहनत करे? वो मिस मेहता भी खूबसूरत है, रिसर्च ग्रुप में है, प्रोफेसर की सेक्रेटरी है, काफी होशियार लगती है। बिजनेस मैनेजर ही ऐसी है तो मर्द प्रोफेसर के पास रहने वाली सेक्रेटरी कितनी साफ होगी। जारा ने गहरी सांस ली, दरवाजे के पास रखे लोहे के कूड़ेदान को लात मारी, खड़खड़, और अंदर तुरंत चुप्पी छा गई। वो अंदर जाकर हंगामा नहीं करना चाहती थी ताकि आगे के काम में परेशानी न हो। उसने ये चेतावनी देकर सीधे बाहर निकल गई। बे से बाहर निकली तो सिमरन दवा खरीदकर लौट रही थी। जारा ने उसकी तरफ देखा, अगली जगह चलते हैं। सिमरन ने उसके कपड़े खींचे। लगभग दोपहर हो गई, पहले कुछ खा लेते हैं और आराम करते हैं। मैं कल रात बिल्कुल नहीं सोई, बहुत थक गई हूं। जारा ने अपने कपड़े छुड़ाए। मुझे भूख नहीं है। अगर सिमरन मैनेजर को भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, फिर आकर मुझसे मिलना। सिमरन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मिस मेहता का मूड आज ठीक नहीं लगता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सिमरन मैनेजर, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं बस काम जल्दी निपटाना चाहती हूं। सिमरन हंस दी। सच? मुझे लगा तुम इसलिए गुस्सा हो कि कल रात मेरा और प्रेसिडेंट मल्होत्रा का क्या हुआ। हमने कल रात थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। सिमरन मैनेजर,
जारा ने आंखें उठाकर उसे सीधे देखा। मुझे तो तुम बहुत अजीब लगती हो। सिमन उत्सुक थी। मैं कैसे अजीब हूं? जारा ने शांति से कहा, तुम्हें अपनी निजी बातें मुझसे बताने में बहुत मजा आता है। हवाई जहाज से लेकर अब तक हर मौके पर तुम ये बातें करती हो। मैं समझती हूं लोगों को अपनी निजता पसंद होती है, लेकिन तुम्हें दूसरों से साझा करने में मजा आता है। क्या तुम्हें कोई खास एक्सिबिशनिस्ट शौक है? सिमन मुस्कुराई। क्या तुम बहुत ध्यान दे रही हो? क्या मेरे और प्रेसिडेंट मल्होत्रा के बीच की बातों से तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे मन में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं, है ना? आखिर 3 साल साथ रही, इतनी नजदीक थी, कैसे अचानक सब खत्म कर सकती हो? जारा ने उसकी बातों का जवाब न देते हुए अपनी बात कही। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दूंगी। इस मामले में असंवेदनशीलता कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन अगर तुम मुझे प्रेम प्रतिद्वंद्वी समझकर ये बातें दिखावे या परेशान करने के लिए कह रही हो तो तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। सिमन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं थोड़ा गुस्सा हूं। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी गैर पेशेवर हरकतों की वजह से मुझे भी बदनाम होना पड़ा। मैं पूरी रात प्लान बनाने में लगी रही ताकि आज काम जल्दी हो सके, न कि पीठ पीछे सवाल झेलने के लिए। मैं भी अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंची हूं। जारा ने उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा। सिमन के चेहरे से, जिस पर हमेशा आकर्षक मुस्कान रहती थी, अब भाव गायब हो गए। लेकिन अगर वो बार बार बिना सीमा के व्यवहार न करती तो जारा ये बात न कहती। उसकी आखिरी सलाह थी, मुझे तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों क्या करते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम जिस चीज को संजो कर रखती हो वो दूसरों की नजर में घास के तिनके जैसी है। हर किसी को उससे मतलब नहीं होता। इंसान को अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। सिमन मैनेजर, तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी दौलत है खुद की इज्जत। सिमन ने ये शब्द बुदबुदाए, फिर से हंस दी, लेकिन हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हां, तुम्हारी नजर में मैं वो औरत हूं जो अपनी इज्जत नहीं करती, चंचल और बदचलन हूं। जारा का ये मतलब नहीं था, लेकिन उसने सफाई नहीं दी। सिमन ने फिर जारा को देखा। जारा के चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी। वो खूबसूरत थी। भारी या हल्का मेकअप दोनों में सुंदर लगती थी। वो उस तरह की लड़की थी जिसे भगवान का दिया हुआ उपहार कहा जाता है। उसने पहली बार क्रूज पर उसे देखा था, तब से उस पर नजर थी। वो कई बड़े अधिकारियों के साथ ऊपरी मंजिल पर महजों का खेल खेलकर निकल गई और अंततः सुरक्षित बच निकली। यहां तक कि शर्मा जी ने भी उसकी तारीफ की थी कि उसने इतने खराब पत्तों के साथ अच्छा खेल खेला। ये उसकी काबिलियत की तारीफ थी। वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता लगती है। उसके विपरीत वो अब केवल अपनी खूबसूरती के बल पर पुरुषों के बीच संबंध बना रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मिस मेहता इतनी वाकपटू है, इतनी अच्छी नसीहत दे सकती है। सिमन ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें सेक्रेटरी न बनकर नैतिक शिक्षा की टीचर बनना चाहिए। मेरे पास उस क्षेत्र में कुछ संपर्क है, क्या परिचय करवा दूं? शुक्रिया, जरूरत नहीं। जारा के पास उससे कहने को कुछ नहीं था। वो गाड़ी में बैठ गई। सिमन ने सिर घुमाया। मिस मेहता, मैं जानती हूं तुम्हारी भी मुश्किलें हैं, लेकिन तुम्हारे सामने एक सीधा रास्ता है। क्यों नहीं चलती? क्या मल्होत्रा ग्रुप अच्छा नहीं है? अर्जुन मल्होत्रा के पास वापस जाना अच्छा नहीं है? वो शायद ही कभी किसी के सामने सिर झुकाता है। तो मेरे पास वापस आ जा का मतलब था कि अर्जुन उसके सामने सिर झुकाने की कोशिश कर रहा था। जारा ने सोचा था कि ये एक आदेश है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने देखा कि सिमन मुड़कर चली गई। पता नहीं कहाँ गई। काम में देरी नहीं करना चाहती थी। उसने ड्राइवर से कहा, अगली जगह चलते हैं। सिमन ऑफिस गई, जहां सब लोग अब भी थे। उसने कूड़ेदान को लात मारी। जोर की आवाज से अंदर सब चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा।
सिमन दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, हाथ बांधे, लाल ड्रेस लहरा रही थी, चेहरे पर आकर्षक मुस्कान थी। तो मेरे बारे में पीठ पीछे ये कहने वाले तुम लोग हो? अंदर के लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सिमन ने होंठ सिकोड़े, एक मुस्कान बिखेरी, रंगीन सांप की तरह सुंदर और आकर्षक, लेकिन जानलेवा और खतरनाक। तुम सही कह रहे हो, मैं मर्दों के सहारे इस पद पर पहुंची हूं और ये मेरी काबिलियत है। तुम गपोड़ों को भी मैं मर्दों के सहारे निकलवा सकती हूं। तुम खुद रिजाइन करो या मैं अपने आदमी से तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूं। चुन लो। जारा दोपहर में 3 अलग अलग जगहों पर गई, सारा काम अकेले ही किया। सिमन बिल्कुल नहीं लौटी। वो शाम को 7 बजे होटल लौटी। अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में काम की रिपोर्ट करनी थी, लेकिन दोपहर में बेस पर उसके कपड़े गंदे हो गए थे, वे ठीक नहीं लग रहे थे। सोचा थोड़ा समय है, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में कपड़े बदलने गई। कपड़े बदलकर उसने एलिवेटर का बटन दबाया, नीचे जाने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम होटल की 6ठी मंजिल पर था। एलिवेटर ऊपर से नीचे आया। बदकिस्मती से अंदर अर्जुन था। वो 19वीं मंजिल से नीचे आ रहा था। जारा ने अनायास कदम रोक लिया। अर्जुन ने भी सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। अर्जुन फोन पर बात कर रहा था। उसका लहजा ठंडा और सख्त था। मुझसे क्या कहना है, पहले अच्छे से सोच लो, फिर फोन करना। फिर उसने फोन काट दिया। उसका मूड साफ खराब था। उसने जारा पर निकाला, अगर अंदर नहीं आना तो हाथ छोड़ो, मेरा समय मत बर्बाद करो। जारा ने नीचे जाने का बटन दबाया, दरवाजा बंद होने से रोक दिया। जारा सच में उसी एलिवेटर में उसके साथ नीचे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर अगली का इंतजार करती तो मीटिंग छूट जाती। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो अंदर चली गई। एलिवेटर का स्थान सीमित था। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उससे निकलने वाली बर्फीली खुशबू हल्की सी महसूस हो रही थी। दोनों चुप थे। नीचे उतरने के 10 सेकंड के अंतराल में उसके फोन 2 बार बजे। दोनों बार उसने काट दिए। जारा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस कमरे की दीवार के प्रतिबिंब में फोन पर नाम चमकता देखा। अनन्या। क्या वो अभी अनन्या से बात कर रहा था? जारा ये सोच रही थी क्योंकि उसे शक था कि 2 चुम्मा वाली तस्वीरें उनके बीच झगड़े का कारण थी। जैसी उम्मीद थी, अर्जुन ने अचानक पूछा, इस नतीजे से खुश हो? मैं मिस्टर मल्होत्रा की बात नहीं समझी। जारा ने जवाब दिया। ठीक उसी समय एलिवेटर 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। जारा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो एलिवेटर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। एलिवेटर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। न ऊपर गए, न नीचे। जारा कोने में दब गई। वो अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन मल्होत्रा, क्या कर रहे हो? एलिवेटर में सीसीटीवी है। तू सोचती है मैं क्या करूंगा? अर्जुन की हमेशा ठंडी आंखों में शरारत थी। मुझे कैमरे के नीचे कुछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जारा के होंठ सिकुड़ गए। अर्जुन ने नीचे देखा। तू सोचती है वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करने से मैं पता नहीं लगा सकता? अनन्या की वो 2 चुम्मा वाली तस्वीरें तूने ही मुझे भेजी थी, है ना? क्या करना चाहती थी? मेरे और उसके बीच फूट डालना? जारा ने इस बार मना नहीं किया। सीधे कहा, जो झूठा है वो उकसाना है, जो सच है वो सामने आना चाहिए। अर्जुन का चेहरा समझ से परे था। तुझे ये तस्वीरें कहां से मिली? गैरकानूनी तरीके से नहीं मिली थी। वो पुलिस और वकील से अनन्या को सजा नहीं दिलवा सकी। प्रिया ने छोड़ दिया कह दिया। जारा के गले में मछली का कांटा सा अटक गया था। गुस्सा निगल नहीं पा रही थी। उस रात उसे प्रिया की बात याद आई। उसने अनन्या का इंस्टाग्राम अकाउंट निकाला था। निजी अकाउंट में बहुत कुछ छूट जाता है, इसलिए उसने खोजना शुरू किया। पहले कुछ नहीं दिखा, जब तक उसने अनन्या के 4 साल पुराने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कमेंट देखा, पत्नी, मैं ब्रेकअप के लिए राजी नहीं हूं। जारा को तुरंत याद आया कि अनन्या ने अर्जुन से कहा था कि वो उसकी पहली प्रेमिका है।
तो पत्नी और ब्रेकअप जैसे शब्द कहां से आए? जारा ने उस अकाउंट में क्लिक किया। उस अकाउंट को बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन पुरानी पोस्टें थी। उसने पलटा तो वो 2 चुम्मा वाली तस्वीरें मिल गई। उस समय उसे बड़ी हास्यास्पद लगी थी। अर्जुन ने अनन्या के बारे में क्या कहा था? पारंपरिक, अच्छे संस्कार वाली। अनन्या अपनी क्या छवि बना रही थी? भोली, पवित्र, कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। बस इतना सा। तस्वीर में तो जीभ भी दिख रही है। इसलिए उसने वो 2 तस्वीरें सेव कर ली और अपने ऑनलाइन अकाउंट से अर्जुन को भेज दी। अनन्या को दूसरों की तस्वीरें पोस्ट करना पसंद नहीं है। उसने भी कर दिया। आंख के बदले आंख। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसका अंगूठा उसकी त्वचा पर अर्थपूर्ण तरीके से फिर रहा था। तू बड़ी बदला लेने वाली है। जारा ने माथा सिकोड़ा। उसका स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाई। बचने की कोशिश की। उसने सिर्फ अनन्या की तस्वीरें अर्जुन को भेजी थी। अगर अर्जुन को परवाह नहीं होती तो ये तस्वीरें बेकार होती, लेकिन अब लगता है उसे बहुत परवाह है। ये और भी अच्छा है। अनन्या को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, इस चाल ने मुझे उस जगह मारा है जहां मुझे सबसे ज्यादा चोट लगती है। इससे मुझे तुरंत याद आ गया कि तूने भी मुझे धोखा दिया था। जारा मेहता, क्या तू अकेली रहने के लिए तैयार है? जारा ने उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। बेतुका, वो उसकी क्यों सुने? अर्जुन मल्होत्रा, मैं तेरी क्यों सुनूं? तू, अर्जुन ने उसे बीच में टोक दिया। तेरे पास दूसरा विकल्प है। मेरे पास वापस आ जा। जारा ने सांस छोड़ी। मैं समझ चुकी हूं। उसने तुरंत उसकी बात पर कहा, मेरे पास कृत्रिम हार्ट का संसाधन है। जारा चौंक गई। फिर सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो क्या? यह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। हर बड़े अस्पताल में होता है। अलग अलग ब्रांड, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग परिणाम। तुम्हारे डॉक्टर ने संक्रमण की दर कितनी बताई? 50%? अर्जुन ने बेरुखी से जवाब दिया। मेरे डॉक्टर कहते हैं 10%। जारा की सांस रुक गई। 10%? उसकी मां का वर्तमान डॉक्टर मुंबई के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और वो भी संक्रमण दर 50% से कम नहीं कर सकते। उसके पास 10% वाला डॉक्टर है, यानी उसकी मां के बचने की संभावना 50% से बढ़कर 90% हो सकती है। 90%। सेक्रेटरी मेहता, इस बार मैंने तुझे धमकाया नहीं, नहीं तेरे काम में रोड़ा अटकाया, बल्कि तुझे एक और रास्ता दिया। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। उसकी पतली उंगली ने हल्का स्पर्श किया। एलिवेटर के दरवाजे फिर खुल गए। अपने लिए चुन ले। जारा अकेली एलिवेटर में थी। उसकी उंगलियां अनायास मुट्ठी में बंध गई। वो उसे चुनने का विकल्प दे रहा था, लेकिन असल में उसने कोई विकल्प नहीं दिया था। कभी कभी वो अर्जुन की कुछ हरकतों से घृणा करती थी। अनन्या से ठंडी जंग चल रही थी, तो उसने एक रात में सिमरन के साथ 3 पैकेट का रिकॉर्ड बना लिया। कल रात उसने कहा था कि वापस आने को कहकर मजाक कर रहा था, लेकिन अब नए जाल बिछाकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ चाहता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है, सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। एलिवेटर अचानक नीचे जाने लगा। जारा ने डिस्प्ले देखा। अंदाजा लगाया कि नीचे किसी ने एलिवेटर का बटन दबाया है। अच्छा है, इससे वो खुद को शांत करने का समय निकाल सकती है। उसने बड़ी बहन को मैसेज किया। पूछा कि मां कैसी है। सब ठीक है, स्थिर है का जवाब मिला। जारा की टेंशन थोड़ी कम हुई। एलिवेटर पहली मंजिल पर आ गया। कोई अंदर आया। जारा ने हाथ बढ़ाकर 6ठी मंजिल का बटन दबाया। उसने राजत शर्मा का व्हाट्सएप खोला। ध्यान से लिखा, प्रोफेसर शर्मा, मुंबई यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक है, और आपके दूसरे भाई मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। क्या आप किसी अच्छे कार्डियक सर्जन को जानते हैं? मौजूदा डॉक्टर सिंह वो सबसे अच्छे डॉक्टर थे जिन्हें वो अपनी हैसियत से ढूंढ सकती थी। राजत, जो उससे ऊंचे दर्जे के थे, उनके पास बेहतर डॉक्टर होंगे। लेकिन भेजने से पहले ही एलिवेटर 6ठी मंजिल पर आ गया।
वो झिझकी और डिलीट कर दिया। पहले काम, जब समय मिले बात करेंगे, ताकि दोनों तरफ ध्यान न बंटे और अंत में कोई भी सबसे अच्छा परिणाम न दे पाए। ज़ारा एलिवेटर से बाहर निकली। बाहर आते ही उसकी भावनाएं सामान्य हो गई। वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दी। अगले दिन ज़ारा और सिमन फिर से एक ही समूह में थे। ज़ारा ने सोचा कि सिमन कल की तरह फिर से कुछ नहीं करेगी। वो अकेले ही सब संभालने को तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से आज वो गंभीर हो गई। वे एक साथ कई बेस पर गए, प्रोजेक्ट के डेटा को एक एक करके चेक किया। सिमन के सहयोग से ज़ारा का काम बहुत आसान हो गया। सिमन बिजनेस मैनेजर के पद तक अपनी काबिलियत से ही पहुंची थी। काम खत्म करके होटल लौटने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी में सिमन ने ज़ारा से माफी मांगी। कहा कि कल उसका व्यवहार गलत था और वो इसलिए ऐसी हरकतें कर रही थी क्योंकि कल ज़ारा ने उसे कुछ कहा था। ज़ारा ने सीधा कहा, कोई बात नहीं। कल के काम की बात करें तो मिस मेहता, आपने मुझे कल की मीटिंग की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजी थी, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ज़ारा ने फोन निकाला। डॉक्यूमेंट खोला ही था कि सिमन ने फोन छीन लिया। ज़ारा चौंक गई। सिमन ने कहा, मेरे फोन का नेटवर्क अचानक चला गया, मैं आपके फोन पर देख लेती हूं। ज़ारा ने अनायास खिड़की से बाहर देखा। शाम के 6 बज रहे थे। सर्दी के दिन छोटे होते हैं। सूरज डूब चुका था। आसमान धूसर था, लेकिन शहर स्ट्रीट लाइट्स और दुकानों की रोशनी से चमक रहा था। लेकिन अब खिड़की के बाहर पूरी तरह अंधेरा था। आसमान से भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। गाड़ी जंगल में घुस गई है। पेड़ों ने आसमान को ढक लिया है। ज़ारा ने माथा सिकोड़ा। क्या हम गलत रास्ते पर आ गए? क्या ये होटल लौटने का रास्ता है? ड्राइवर ने कहा, हां, मुझे याद नहीं कि होटल लौटने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है। ज़ारा को कुछ गड़बड़ लगी। सिमन ने भी बाहर देखा। हां, मुझे भी याद नहीं कि जंगल से जाना पड़ता है। साहब, जरा गाड़ी रोक दीजिए, हम नीचे उतरकर देख लेते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सिमन ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला। ज़ारा ने भी अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ध्यान से देखा तो पता चला कि वे सच में जंगल में थे। गड़बड़ी का एहसास होते ही गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ज़ारा ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा पकड़ा और गाड़ी एक्सीलेटर दबाकर भाग गई। सिमन, ज़ारा को तुरंत समझ में आ गया कि सिमन ने जानबूझकर ऐसा किया था। आज की मेहनत और माफी सब नाटक था। ज़ारा ने तुरंत फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं मिला। तब उसे पता चला कि सिमन ने बहुत पहले ही बहाने से उसका फोन ले लिया था। उसे फंसाने की साजिश रची थी। सिमर होटल लौटी, तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में भागी, दरवाजा खोलकर चिल्लाई, बहुत बुरा हो गया। मिस मेहता गायब हो गई। सब लोग जो दिन भर के काम का सारांश बना रहे थे, सबने उसकी तरफ देखा। राजत शर्मा अचानक खड़े हो गए। हाँ, वो लैब का काम निपटाकर लौट आए थे। उन्होंने सोचा था कि यहां प्रतीक्षा करते हुए ज़ारा के काम से लौटने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसी बुरी खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या कहा? सिमन का अभिनय बहुत अच्छा था। आज हम कई बेस पर डेटा लेने गए थे। काम खत्म करके होटल लौटने लगे तो मिस मेहता ने अचानक कहा कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। नतीजा, ड्राइवर और मैं आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, वो नहीं लौटी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं वॉशरूम में देखने गई। वहां कोई नहीं था। उसका फोन भी स्विच ऑफ था। मैंने आसपास तलाश किया, नहीं मिली तो मैं तुरंत आप लोगों के पास भागी। चलिए, कुछ लोग इकट्ठा करके उसे ढूंढते हैं। राजत ने सीधे पूछा। कहा, जुहू रोड वाला बेस। राजत तुरंत चले गए। अर्जुन ने माथा सिकोड़ा, लेकिन सिमन की तरफ देखा, मानो सोच में पड़ गया हो। शौर्य ने माथा सिकोड़ा, ये मामला अजीब है। मिस मेहता को काम है, वो इधर उधर नहीं भटकेंगी। पहले कुछ लोग ढूंढने भेजते हैं। मियाओ किन, तुम इंतजाम करो। शौर्य के सेक्रेटरी मियाओ किन ने आज्ञा मानी। अर्जुन ने सिर घुमाया। काजल,
तुम भी इंतजाम करो। लापता व्यक्ति की खोज उनके अधीनस्थों ने की। शौर्य, अर्जुन और सिमन फिलहाल होटल में खबर का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत गया। तलाशी दलों से अभी भी कोई खबर नहीं थी। चाहे परिचित हो या दोस्त या सिर्फ सहकर्मी, एक लड़की का गायब होना चिंता का विषय होता है। शौर्य ने कहा, पुलिस में शिकायत करते हैं। अर्जुन, जो मुख्य स्थान पर बैठा था, ने अपना हाथ भौहों से हटाया और बेरुखी से कहा, जरूरत नहीं, पहले खुद ढूंढते हैं। जारा मेहता बड़ी है, उसमें बुनियादी आत्मरक्षा की क्षमता है। शौर्य ने माथा सिकोड़ा, अगर अपहरण हो गया तो? अर्जुन ने उल्टा सवाल किया, उसे इतने बड़े पैमाने पर अपहरण करने की क्या जरूरत है? शौर्य ने अनायास अर्जुन को कई बार देखा। जारा कुछ समय उसके साथ रही थी। एक दिन के पति पत्नी भी 100 दिनों का एहसान रखते हैं। अब वो गायब है, क्या उसे उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? कुछ दिन पहले तो वो उसकी बहुत परवाह कर रहा था। दूसरी कुर्सी पर बैठी सिमर ने भी कहा, इसके अलावा बड़े लोग 24 घंटे से कम गायब हो तो पुलिस शायद केस भी दर्ज नहीं करेगी, है ना? शौर्य ने फोन उठाया, मैं मियाओ किनसे बैस से और लोग भेजने को कहता हूं। सिमर ने फोन उठाया, तो मैं भी किसी को फोन करके देखती हूं कि कोई मदद कर सके। वो उठकर जाने लगी। अर्जुन भी अपनी सीट से उठा, मेरे साथ चल। सिमन के कदम रुक गए, वो आगे नहीं बढ़ सकी। उसने होंठ चबाए और आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे हो ली। अर्जुन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला, उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। वो गलियारे के लाल कालीन पर चलता हुआ सीधे आपातकालीन निकासी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा धक्का दिया। सिमन उसके पीछे अंदर आ गई। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहां क्या? बात खत्म नहीं हुई थी कि अर्जुन ने उसकी बाह पकड़कर कोने में फेंक दिया। सिमन 2 कदम लड़खड़ाई, लगभग गिर गई, लेकिन जैसे ही उसने संतुलन बनाया, अर्जुन के शब्द उस पर गिरे, जारा मेहता कहाँ है? सिमन की नजरें झिझक गई। फिर उसने अपने थोड़े बिखरे बाल संवारे, कंधे उचकाए, मुझे नहीं पता। अर्जुन चुप और ठंडा था, उसे घूर रहा था। उसकी नजर ठंडी और तेज थी, नई धार वाली छुरी से भी तेज। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिमन उसके सामने टिक नहीं सकी। उसकी नजरों के नीचे वो होंठ फुलाकर बोली, पूर्वी जंगल में है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, तू उसे अकेले जंगल में छोड़ आई? सिमन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा था, इस मौसम में जंगल में जहरीले सांप बिच्छू नहीं होते, डरने की कोई बात नहीं। अभी 1 घंटा ही हुआ है, 1-2 घंटे और। ऐसे मत देखो, मैं तो तुम्हारे लिए नायक बनने का मौका बना रही थी। मुझे तेरी जरूरत है? अर्जुन को उससे बात करने का समय नहीं था। वो जल्दी से आपातकालीन निकासी दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने फोन निकालकर ड्राइवर को फोन लगाया। सिमन उसके पीछे आ गई। तुम नहीं जानते, औरतें नायक के हाथों बचने के खेल में बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। तुम 1-2 घंटे और इंतजार करो, फिर जब वो अकेली, लाचार, डरी हुई हो, उस समय प्रकट हो जाओगे तो वो तुरंत नरम पड़ जाएगी और तुम्हारे साथ हो जाएगी। होटल के गेट पर आकर मुझे ले लो। अर्जुन ने कहा, फोन रख दिया, अपना रास्ता रोक रही सिमन को हटाया, एलिवेटर का नीचे जाने वाला बटन दबाया। मुझे बस इतना पता है कि अब तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। कल अपने मां बाप के पास वापस चली जा। सिमन का चेहरा बदल गया। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, एहसान का बदला यूं चुकाते हो? अर्जुन एलिवेटर को घूर रहा था। उसका प्रोफाइल दुर्गम था। सिमन को डर था कि वो सच में उसे भेज देगा। तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो मैंने इतना कुछ किया। एलिवेटर आ गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे नीचे चला गया। पूर्वी जंगल चलो। दूसरी तरफ राजत शर्मा जुहू रोड वाले बेस पर पहुंचे, सीधे पार्किंग का सीसीटीवी निकलवाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जारा गाड़ी में बैठी थी, इसलिए यह पुष्टि हो गई कि सिमन सच नहीं बोल रही थी। जारा गाड़ी में बैठने से पहले नहीं, बल्कि गाड़ी में बैठने के बाद
गायब हुई थी। उसके पास वापस जाकर सिमन से पूछने का समय नहीं था। संयोग से उसे बेस तक लाने वाला ड्राइवर वही था जो दोपहर में जारा को ले गया था। पटाख! ड्राइवर को एक अंधेरी गली में फेंक दिया गया। उठने भी नहीं पाया था कि सवाल उस पर गिरा, जारा को कहाँ ले गया? ड्राइवर ने अविश्वास से राजत को देखा, जो सार्वजनिक रूप से हमेशा नरम और भद्र प्रोफेसर लगते थे। हकलाते हुए बोला, मैं डॉट में नहीं जानता, मैंने उसे नहीं पकड़ा। राजत ने चश्मा उतारकर जेब में रख लिया। अगले ही पल उसने चमड़े के जूते से बेरमी से ड्राइवर की छाती पर पैर रख दिया, जिससे उसकी एक पसली लगभग टूट गई। ड्राइवर ने अनायास छटपटाने की कोशिश की, लेकिन जैसी भी कोशिश करता छूट नहीं पाता था। जो आदमी हमेशा शालीन और सभ्य लगता था, वो चश्मा उतारते ही बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें मानो कूड़े के ढेर को देख रही थी। बता, जारा को कहाँ ले गया? मैं डॉट वह। उसका चमड़े का जूता उसके सिर पर आ गया। अगर नहीं बताया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजत की आवाज धीमी, गहरी और ठंडी थी। साफ लग रहा था कि वो सिर्फ धमका नहीं रहा था, बल्कि सच में कर सकता था। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। पूर्वी जंगल में है। जवाब मिलने पर राजत ने पैर हटा लिया और ठंडे स्वर में कहा, तू बस यही प्रार्थना कर कि वो सही सलामत है। वो तेजी से गली से बाहर निकल गया। राजत खुद उसे ढूंढने जा रहा था, लेकिन उसी समय उसके सामने एक गाड़ी रुकी। खिड़की नीचे हुई। उसमें वो मास्क वाला शख्स था जो जारा की जासूसी कर रहा था। राजन, कहाँ है? राजत जानता था कि शिक्षा जगत के लोगों के अपने क्षेत्र होते हैं, और राजन लोगों को ढूंढने में उससे ज्यादा माहिर था। इसलिए उसने सीधे कहा, पूर्वी जंगल। मैं भी चलता हूं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठना चाहा, लेकिन राजन ने कहा, जरूरत नहीं, हमारी खबर का इंतजार करो। फिर गाड़ी तेजी से निकल गई। राजत की आंखें सिकुड़ गई। और कौन? उसने कदमों की आहट सुनी। घूमकर देखा तो ड्राइवर बाहर आ रहा था। यह देखकर कि वो अब भी वहां है, ड्राइवर डर के मारे पीछे हट गया। राजत ने उससे और कुछ नहीं कहा। उसने चश्मा निकालकर फिर पहन लिया। चेन को छोटी उंगली से संभाला। वो फिर से उसी हानिरहित प्रोफेसर शर्मा जैसा लग रहा था। राजन ने तेजी से पूर्वी जंगल की तरफ गाड़ी भगाते हुए कहा, मैं उस जंगल को जानता हूं। वो बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी स्थिरीकरण और रेत तूफान रोकने के लिए लगाया गया है। वन विभाग हर साल उस पर बहुत पैसा खर्च करता है, उपजाऊ मिट्टी डालता है, लेकिन पास के गांव वाले अक्सर रात में चुपके से आकर पेड़ काट ले जाते हैं, मिट्टी खोद ले जाते हैं। बहुत अराजकता है। गाड़ी में वो अकेला नहीं था। ड्राइवर की सीट के पीछे की महिला भी उसकी सहायक थी, सानिया। सानिया ने माथा सिकोड़ा, तो कुछ गांव वाले मिट्टी खोदने और पेड़ काटने आएंगे? हां, ये एक पुरानी समस्या है। अक्सर रात में चुपके से खोदते हैं। सानिया के होंठ सिकुड़ गए। ऐसा करने वाले गांव के कम पढ़े लिखे लोग होंगे। रात के अंधेरे में कई आदमी, जंगल में अकेली खूबसूरत औरत। वो आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। तेज चलो। सानिया चौंक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि ये 3 शब्द पीछे की सीट से आए थे। हां, पीछे की सीट पर एक और आदमी था। सानिया ने अनायास पीछे देखा। ठीक उसी समय गाड़ी सुरंग में घुसी। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में धुंधला हो गया। बस उसके घुटने पर रखे हाथ में एक लाइटर घूम रहा था, जो दिख रहा था। लाइटर पूरी तरह चांदी सफेद था। बिना किसी नक्काशी या सजावट के कोई ब्रांड नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था। बस एक साधारण पुराने जमाने का रोटरी लाइटर था। अगर कोई खास बात थी तो शायद उसके नीचे जड़ा हुआ नारंगी रत्न था, जो सूर्यास्त के पिघलते सोने जैसा लग रहा था। यह लाइटर उसकी हैसियत के हिसाब से सस्ता लगता था, लेकिन वो इसे कई सालों से साथ रखता था, कभी हाथ से नहीं निकलने देता था। गाड़ी सुरंग से बाहर निकली। राजन ने बाएं दाएं लेन देखा।
कोई गाड़ी नहीं थी, तो उसने एक्सीलेटर दबाकर पूर्वी जंगल की तरफ रफ्तार पकड़ ली। जंगल में घनी वनस्पति थी, गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ा। सानिया ने चमड़े की जैकेट और पैंट पहनी थी, टखने तक के जूते, छोटे बाल थे, बहुत फुर्तीली थी। उसने और राजन ने एक साथ गाड़ी के दरवाजे के स्टोरेज डिब्बे से इमरजेंसी टॉर्च निकाली, जल्दी से बैटरी लगाई और टॉर्च चलाकर जंगल में रोशनी डाली। वो उस आदमी की तरफ मुड़ी और बोली, बॉस, राजन और मैं ढूंढेंगे, आप गाड़ी में इंतजार करें। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो आदमी उसके पास से गुजर गया, उसके हाथ से इमरजेंसी टॉर्च ले ली और पहले जंगल में घुस गया। राजन ने कंधे उचकाए, खुद को संभाला और अपने बॉस के बगल में सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। जंगल बहुत अंधेरा था, बहुत घना था, रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, सारी रोशनी रास्ता देखने में लग रही थी, किसी और के लिए जगह नहीं थी। उस आदमी का चेहरा हमेशा अंधेरे में छिपा रहा। वो तेजी से चल रहा था, बेतरतीब उगे पेड़ों से बार बार टकरा रहा था। उसके कोट का दामन जमीन पर उगी झाड़ियों से फट रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। सानिया मुश्किल से उसके साथ चल पा रही थी। उसे लग रहा था कि बॉस का आज का व्यवहार उसके सामान्य शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग था, लेकिन ये समझ में आता था, आखिर वो ज़ारा मेहता थी। उस आदमी ने अपनी लंबी टांगों से एक छोटी सी नाली पार की। उसे ज़ारा के देश छोड़ने से पहले कहे शब्द याद आ गए, अब तू चला गया, मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगी। रात की हवा उसके दिल में घुस गई, खालीपन और चुभन पैदा कर गई। उसने सामने देखा, उसे पक्का अंदाजा था, ज़ारा मेहता वही है। पेड़ बिखरे हुए थे, एक के बाद एक, उनकी छतरियां आपस में गुंथी हुई थी, आसमान को ढक रही थी, चांद तारों की रोशनी को अंदर नहीं आने दे रही थी। ज़ारा जंगल में अंधेरे में आंखें मूंदे अंधे की तरह चल रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आंखें अंधी थी, सर्दी भी बहुत थी। गाड़ी में बैठते समय उसने कोट उतार दिया था, अब उसने केवल ढीला मोटा स्वेटर पहन रखा था, जो ज्यादा गर्म नहीं था। वो साफ महसूस कर सकती थी कि हवा स्वेटर के हर छेद से उसके शरीर में घुस रही थी। वो कांप रही थी। याद से दिशा का अंदाजा लगाकर वो काफी देर तक एक ही दिशा में आगे बढ़ती रही, लेकिन सामने का रास्ता अब भी अंधेरा और सुनसान था, इसलिए उसने हार मान ली। वो उसी जगह लौट गई जहां उतारा गया था। एक ऐसा पेड़ ढूंढा जहां हल्की रोशनी आ रही थी, बैठ गई, घुटनों को पकड़कर गर्म रहने की कोशिश करने लगी। ज़ारा को पूरा यकीन था कि सिमरन उसे यहां अकेला नहीं छोड़ेगी, उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। उसमें इतनी औकात नहीं थी। या तो 1-2 घंटे लगेंगे या 3-4 घंटे, वैसे भी वे कोई न कोई भेजेंगे। भले ही शौर्य और दूसरे लोगों ने उसे वापस न आते देखा हो, वे सिमरन और ड्राइवर से जरूर पूछेंगे। संक्षेप में, उसे बचाया जाएगा ही। इसलिए बिना सोचे समझे इधर उधर भटकने से अच्छा है कि यही रुकी रहे, ताकि बचाने आने वाले को भी उसे ढूंढने में दिक्कत न हो और दोनों तरफ से समय बर्बाद न हो। ज़ारा ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया। जो भी कारण हो, उसने हिम्मत की है तो उसे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बाद में उसके पैर सुन्न हो गए तो वो सीधे जमीन पर बैठ गई। अच्छा हुआ कि अब सर्दी है, ज्यादातर जानवर सोते हैं, वरना इतने साफ सुथरे जंगल में सांप बिच्छू मिलने की संभावना ज्यादा थी। ये सोच ही रही थी कि झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई, मानो कोई भाग रहा हो। ज़ारा तुरंत खड़ी हो गई, अपने पास पड़ी एक डाली उठाई और घास पर पटकने लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात की हवा ने पत्तों को सरसराया। ज़ारा ने सिर उठाया। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी, हाथ हिलाते हुए जैसे। इतनी अजीब दृश्य को देर तक देखते रहने पर हवा की आवाज भी औरत की चीख जैसी लगने लगी। अनगिनत हॉरर फिल्में, चाहे कितनी भी घटिया क्यों न हो, और वो जानती थी
कि वे नकली हैं, फिर भी उसके दिमाग में घूमने लगी। ऐसे माहौल में देर तक रहने से भले ही असली खतरा न हो, डर से बीमार पड़ सकते थे। ज़ारा ने फिर सामने वाले पेड़ को पकड़ने की कोशिश की। सोचा कि अगर पेड़ पर चढ़कर ऊपर से दूर देखे तो रोशनी वाली जगह दिख जाएगी, फिर रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यह पेड़ देवदार था, ऊंचा और पतला, टहनियां या शाखाएं नहीं थी, पैर रखने को कुछ नहीं था। वो मुश्किल से 1 मीटर से थोड़ा ऊपर चढ़ पाई, लेकिन हाथों में ताकत न होने से नीचे गिर गई। उसकी टेलबोन में दर्द हो रहा था। हालांकि दर्द पर ध्यान केंद्रित करने से डर कम हो गया। ज़ारा ने सोचा कि बेकार में ही इतनी मेहनत की। ये सोचकर थोड़ी सांत्वना मिली। तभी उसे दूर से कई आवाजें सुनाई दी। यहां खोदो। ज़ारा ने गौर से देखा तो उस तरफ जंगल में कुछ रोशनियां झिलमिला रही थी। वहां कोई है? ज़ारा पहले तो बहुत खुश हुई, मदद मांगने जाना चाहती थी, लेकिन फिर लगा कुछ तो गड़बड़ है। रात के अंधेरे में, जंगल में, यहां कोई कैसे हो सकता है? ज़ारा को संदेह हुआ। वो छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हरकत ने उस तरफ के लोगों का ध्यान खींच लिया, जो डरे हुए पक्षियों की तरह हो गए, और टॉर्च की रोशनी उस पर आ गई। कौन है? तेज रोशनी से ज़ारा की आंखें चौंधिया गई। उसने अनायास आंखें बंद कर ली और सिर घुमा लिया। एक आदमी की आवाज। अरे, यहां ये औरत कहां से आ गई? ज़ारा कुछ कर पाती, इससे पहले 2 आदमी उसे घेर चुके थे। गोलमटोल आदमी ने टॉर्च से ज़ारा को सिर से पैर तक देखा। सच में औरत है। रात के अंधेरे में जंगल में खो गई होगी। ज़ारा ने देखा कि उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, और उन्होंने अभी जो कहा, क्या वे खोद रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे? रात के अंधेरे में जंगल में आकर गड्ढा खोदना। ज़ारा को हत्या और शव छिपाने के अलावा कुछ नहीं सूझा। इससे उसकी रूह कांप उठी। अगर सच में ऐसा है तो मुंह बंद करने के लिए उनकी हत्या करने की संभावना बहुत ज्यादा है। साली, काफी सुंदर है। गोलमटोल आदमी की नजरें बदली। लंबे पतले आदमी ने हंसते हुए गाली दी। फिर से पागल हो गया? गोलमटोल आदमी ने होंठ चाटे। रात वो समय होता है जब कामुकता आसानी से जागती है, खासकर मर्द और औरत के अकेले होने पर। यह सच में सुंदर है। हम पूरी रात मिट्टी खोद खोद कर थक गए। अब आसमान से कोई सुंदरी गिरी है, क्यों न थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाए। ज़ारा को तुरंत समझ में आ गया कि वे क्या करना चाहते थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये छोकरी बड़ी तेज है, पकड़ो। दोनों उस पर झपटे। ज़ारा ने गोलमटोल आदमी को जोर से लात मारी और बिना कुछ कहे भाग निकली। साली, रुक। ज़ारा जानती थी कि वहां कोई नहीं है, लेकिन पीछे से आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, बचाओ। जंगल में खोज कर रहे तीनों लोगों ने ये आवाज सुनी। राजन ने पहचान लिया, वही है। अगले ही पल वो आदमी उस आवाज की तरफ तेजी से बढ़ा। कुछ ही कदमों में वो जंगल से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाता। आयु। उसी समय एक और भी तेज ज़ारा मेहता ने उसकी आवाज को दबा दिया, और वो आदमी अचानक रुक गया। वो अंधेरे की उस रेखा पर ठिठक गया। ज़ारा ने दौड़ते हुए जल्दी से सिर उठाया। क्या उसने सपना देखा था? उसे लगा किसी ने उसे आयु कहकर पुकारा। ज़ारा मेहता, फिर से पुकार, चाहे आयु हो या ज़ारा मेहता। ज़ारा अचानक रुक गई। उसने दूर से 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स आती देखी। अगले ही पल वे हेडलाइट्स उस पर पड़ी। 10 मीटर दूर से तेज रोशनी सीधे उस पर आ रही थी, आसमान से गिरती रोशनी की किरण की तरह। जंगल इतना बड़ा है कि 1 से ज्यादा रास्ते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं होने पर स्थानीय मार्गदर्शक के बिना रास्ता ढूंढना किस्मत पर निर्भर करता है। अर्जुन की किस्मत अच्छी थी, उसे मुख्य सड़क मिल गई और उसने गाड़ी ज़ारा से 20-30 मीटर दूर तक पहुंचा दी। दोनों आदमियों ने कोई आता देखा तो वे एक दूसरे को देखा, जल्दी से मुड़े और जंगल में छिप गए। ज़ारा को तब पता चला कि वो मुख्य सड़क के इतने करीब थी।
जब वो आगे बढ़ रही थी तो उल्टी दिशा में जा रही थी। उसने देखा अर्जुन गाड़ी से उतरकर तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसके छोटे बाल हवा में बिखर रहे थे। उसके कोट का दामन भी हवा में लहरा रहा था। सबसे पहले आने वाला वही था। ज़ारा उसे करीब आते उसकी विशेषताएं साफ होती देखती रही। डर के कारण उसकी भावनाएं कुछ अजीब हो गई थी। अर्जुन उसके पास आया, उसकी बाह पकड़ी और छूते ही ठंडक महसूस हुई। उसने माथा सिकोड़ा, जल्दी से अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। चोट लगी? गहरी आवाज में पूछा। डॉट नहीं। वो बिल्कुल सही समय पर आया था। सबसे बुरा होने से पहले अर्जुन का लहजा भी पढ़ने लायक नहीं था। बच गया। वो उसे खींच कर ले जाने लगा, लेकिन ज़ारा को एहसास हुआ कि उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पैर कांप रहे थे। उसने एक कदम बढ़ाया तो पैर फिर लड़खड़ा गए। अर्जुन ने सीधे उसे उठा लिया। ज़ारा उसकी आभा से चौंक गई। उसने जल्दी से उसकी छाती को धक्का दिया, दूर होने की कोशिश की। जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में खुद चलूंगी। हिलना मत। ज़ारा ठंडी, भूखी, सदमे में, डरी हुई थी। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। उसकी डांट सुनकर विरोध करना भूल गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। जंगल में भूत हैं जो तुझे डरा रहे हैं? उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था। ज़ारा को इससे पुष्टि हो गई कि उसने उन दो आदमियों को नहीं देखा था जो उसका पीछा कर रहे थे। वो उसे स्थिर कदमों से गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। काजल ने गाड़ी का दरवाजा खोला। ज़ारा ने अचानक सिर घुमाकर एक दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। हालांकि यहां रोशनी थी। जंगल में तीनों लोगों ने उसे मुड़ते देखा। वे दूरी पर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वे उसे जानते थे, वो उन्हें नहीं जानती थी। सानिया ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, वे जा रहे हैं, हम भी चले। वो आदमी मुड़ा, वापस उसी रास्ते जाने लगा जैसे कभी आया ही न हो। लेकिन उसी समय जंगल में अनगिनत टॉर्चें जल गई और पैरों की भारी आहटें पास आने लगी। वे यहां हैं, यहां हैं। अर्जुन ज़ारा को लिए घूमा, उस दिशा में देखा। जंगल से निकलने ही वाले तीनों लोग भी रुक गए, देखने लगे कि क्या होता है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। यही है। उनके सरदार ने, जो शायद गांव के मुखिया थे, सीधे अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन उनके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। काजल ने उल्टा सवाल किया, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, मुखिया ने दृढ़ता से कहा। बस तुम लोग आज रात जो देखा, उसके बारे में किसी से कुछ न कहो, हम तुम्हें जाने देंगे। अजीब। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे थे। ज़ारा ने भीड़ में गड्ढा खोदने वाले दो आदमियों को देखा, एक गोलमटोल, एक लंबा पतला। उसे अंदाजा हो गया कि वे जिस बात को छिपाना चाहते थे वो उसी गड्ढे से संबंधित थी। गांव वालों ने अर्जुन के असहयोग रवैये को मना समझा। कई जवान लड़के डंडे लिए एक दूसरे को देखने लगे और बोले, पहले इन्हें पकड़ो। सही। चढ़ाई। अचानक कहीं से अजीब लोगों का झुंड बिना कुछ कहे घेर लिया। काजल एक साधारण सेक्रेटरी थी। वो थोड़ी डर गई। क्या कर रहे हो? पास आए तो पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाने की बात सुनते ही गांव वाले और तेजी से झपटे। पकड़ो। ज़ारा को गड़बड़ी का एहसास हुआ। वो अर्जुन से उतरना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं उतारा। उसने उसे गोद में लिए ही एक गांव वाले को लात मारी, जो उस पर झपटा था। ज़ारा ने घबराकर कहा, अर्जुन, जल्दी मुझे नीचे उतारो। तू सोचती है मैं तुझे नहीं ले जा सकता? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, साथ ही एक वार से बचने के लिए झुक गया। दो हाथों से चार मुक्कों का सामना नहीं हो सकता। ऐसे चलता रहा तो कोई भी नहीं बच पाएगा। ज़ारा ने गाड़ी का दरवाजा पकड़कर चिल्लाया, गाड़ी में बैठो। अर्जुन ने एक गांव वाले को लात मारकर हटाया, घूमकर ज़ारा को गाड़ी की पिछली सीट में डाल दिया।
काजल भी जल्दी से गाड़ी में घुस गई। अर्जुन जारा को उतार ही रहा था कि जारा ने एक डंडा नीचे आते देखा। उसकी आंखें फैल गई। अर्जुन अर्जुन की पीठ पर डंडा जोर से लगा। वो दर्द से करहाते हुए गाड़ी का दरवाजा पकड़े रहा। उसकी आंखों में खूंखार चमक थी। उसने घूमकर उस गांव वाले को लात मारी और लंबे समय तक नहीं रुका, सीधे गाड़ी में घुस गया। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन कुछ गांव वाले दरवाजे से चिपक गए। पोस्टेपोकलिप्टिक फिल्मों के बेसुध ज़ोंबी की तरह लग रहे थे। जारा चिल्लाई, काजल! गाड़ी चला। काजल डरते हुए भी पेशेवर थी। उसने आदेश माना, एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से निकल गई। चिपके हुए गांव वाले झटके से छूट गए। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हालांकि गांव वालों की संख्या ज्यादा थी, उन्होंने रास्ता रोक लिया। एक गाड़ी, एक समूह, दोनों आमने सामने, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अचानक कहीं से पुलिस की सायरन बजी। गांव वाले डर के मारे बिखर गए। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई! अर्जुन, बाय! काजल ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील बाय घुमाया। गाड़ी उसी छेद से निकल गई। जंगल में उस आदमी ने हाथ उठाया। राजन और सानिया ने अपने फोन पर सायरन बजाना बंद कर दिया। अफरातफरी में फंसे गांव वालों की तरफ ध्यान न देते हुए तीनों जंगल में गायब हो गए। गाड़ी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गई। मुख्य सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। गाड़ियां आ जा रही थी। काजल को ऐसा लगा जैसे वो आदिम जनजाति से आधुनिक सभ्यता में लौट आई हो। उसने राहत की लंबी सांस ली, अपनी घबराई भावनाओं को शांत किया और रियर व्यू मिरर में देखा। मिस्टर मल्होत्रा, आप कैसे हैं? अस्पताल चले? अर्जुन ने अपने कंधे को रगड़ा, अपनी बाहें फैलाई। फिर जारा से पूछा, अस्पताल चलेगी? जारा के होंठ सिकुड़ गए। मैं घायल नहीं हूं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी पीठ? अर्जुन ने सीधे कहा, तो होटल लौट चलते हैं। काजल ने होटल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। जारा ने माथा थोड़ा सिकोड़ा। आपकी पीठ ठीक है? अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि काजल से कहा, ये लोग शांतिनगर गांव के होंगे। काजल, क्या शर्मा सेक्रेटरी ने जिस मामले का जिक्र किया था वही है? लगभग वही। वापस जाकर पता लगाओ। अगर सच है तो ये एक अच्छी शुरुआत है। काजल ने सिर हिलाया, समझ गई। जारा को नहीं पता था कि वे क्या बात कर रहे थे। शायद मल्होत्रा ग्रुप का कोई काम था। चूंकि अर्जुन ने उसे बचाया था, उसने जो जानकारी थी वो बता दी। लगता है वे जंगल में गड्ढा खोद रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन जिस बात के बारे में उन्होंने हमें चुप रहने को कहा वो यही थी। अर्जुन ने बस हम कहा, शायद समझ गया। जारा ने और कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन से पूछा, आपकी पीठ सच में ठीक है? उसने 3 बार पूछा। अर्जुन के होंठ थोड़े मुड़े। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मेरी फिक्र? काजल इस समय खुद को अदृश्य समझ रही थी। गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। पिछली सीट पर प्रेसिडेंट मल्होत्रा और पूर्व मुख्य सेक्रेटरी की बातचीत को स्वतः अनदेखा कर रही थी। जारा ने बस इतना सोचा कि भले ही वो मुंबई में मल्होत्रा परिवार के इकलौते बेटे को कैसा भी समझती हो, उसका दर्जा सच में कीमती था। अगर उसकी वजह से उसे शारीरिक क्षति पहुंची और कोई दीर्घकालिक प्रभाव रह गया तो वो उसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। उसने आखिरी बार पूछा, अस्पताल जाना है या नहीं? अर्जुन ने इस चोट को गंभीरता से नहीं लिया। उसने लापरवाही से वो घड़ी उतारकर, जो अफरातफरी में डंडे से टूट गई थी, स्टोरेज बॉक्स में डाल दी। इतनी फिक्र है तो होटल लौटकर कपड़े उतारकर दिखा दूंगा। रात गहराते ही ओस बढ़ गई। रात की ठंड पतली धुंध में बदल गई। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे परछाइयां बुन रही थी। जारा ने शांति से कहा, मुझे दवा नहीं आती। आप देखेंगे भी तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर मल्होत्रा, डॉक्टर को दिखा लीजिए। उसने उसकी अस्पष्ट बातों का जवाब नहीं दिया। अर्जुन हंसा। जारा के चेहरे को गाड़ी की खिड़की से आती जाती रोशनी में देखता रहा। उसने उसका कोट पहन रखा था।
बड़ा सा कोट उसके पहले से पतले शरीर को और भी पतला दिखा रहा था। वो कुछ बेतरतीब लग रही थी। बाल बिखरे थे, चेहरे पर रंग नहीं लौटा था, थोड़ा नीला पड़ रहा था, बिल्कुल उस बारिश की रात की तरह 3 साल पहले। उसने सिर घुमा लिया, अब भी नहीं सीखी। ज़ारा जानती थी कि वो उसकी बात कर रहा था, लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने बस कहा, आज जो हुआ वो सिमन मैनेजर ने जानबूझकर करवाया था। तो तू चाहती है मैं तेरा न्याय करूं? अर्जुन ने लापरवाही से हीटर चला दिया। गर्म हवा, लकड़ी की खुशबू लिए उसकी तनावग्रस्त नसों को सुकून दे रही थी। मैं हिम्मत नहीं कर सकती, बस मिस्टर मल्होत्रा को सूचित कर रही हूं। भले ही सिमन कोई अजनबी होती, वो शायद उसकी मदद नहीं करता, खासकर जब वो अब उसकी अपनी नहीं थी। ज़ारा बस उसे ये बता रही थी ताकि वो जाने। हालांकि ये एक अनावश्यक बात थी। अर्जुन उसे इतनी सटीकता से ढूंढ पाया, इसका सबसे बड़ा कारण सिमन का बताना था। आदि, ज़ारा ने अचानक पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या ये सब आप और सिमन की साजिश थी? एक गायब हुई, दूसरा ढूंढने आया। अर्जुन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। क्या कहा? ज़ारा का यह सिर्फ एक क्षणिक विचार था, लेकिन ध्यान से सोचने पर असंभव लगा। कुछ नहीं, उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन ने हंसी उड़ाई। क्या तू सोचती है मैंने और सिमरन ने मिलकर तुझे खतरे में डाला, फिर नायक बनकर बचाने का नाटक किया? सिमरन की ये योजना थी, लेकिन उसने योजना बनाने से पहले अर्जुन को कुछ नहीं बताया था। अगर उसे पता होता तो वो कभी सहमत नहीं होता। ज़ारा अब मानती है कि वो सिमरन के साथ मिलकर ये सब करेगा। इतना समय बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ एक शुक्रिया? सेक्रेटरी मेहता, तेरा शुक्रिया इतना कीमती है? या मैं चाहता हूं कि तू पिघल जाए, नरम पड़ जाए और मेरे पास वापस आ जाए? ज़ारा के होंठ सिकुड़ गए। नहीं, मैंने ज्यादा सोच लिया। अर्जुन हंसा। तूने जरूर ज्यादा सोच लिया। ज़ारा, तेरे लिए मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? दूर की बात न करें, तेरी मां की 10% वाली बात के लिए आखिरकार तू मेरे पास आएगी ही। परिणाम तो तय है, तो मैं अनावश्यक क्यों करूं? ज़ारा अब और नहीं रुक सकी। अर्जुन मल्होत्रा, इतना अहंकार मत करो। अर्जुन के पास अहंकार करने का कारण था। क्या तू मुझसे बेहतर संसाधन ढूंढ सकती है? दोनों चुपचाप होटल पहुंच गए। ज़ारा गाड़ी से उतरी। अर्जुन ने फिर उसे उठाने की कोशिश की। ज़ारा होश में आ गई थी। उसने जोरदार विरोध किया। मिस्टर मल्होत्रा, मैं खुद चल सकती हूं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसे अनदेखा किया और उसका इंतजार किए बिना होटल में चला गया। ज़ारा पहले अपने कमरे में लौटी, हाथ मुंह धोया, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन था। ज़ारा एक पल को रुकी, लेकिन जल्द ही उसके पीछे राजत, शौर्य और अन्य लोग आ गए। उन्हें पता चला कि वो लौट आई है, इसलिए उसे देखने आए थे। ज़ारा ने उन्हें अंदर बैठने के लिए जगह छोड़ दी। राजत ने उसकी बाह पकड़ी। उनका चेहरा गंभीर था। चोट लगी? अस्पताल चलना है? अभी इमरजेंसी चल सकते हैं। मुझे चोट नहीं लगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। ज़ारा के होंठ सिकुड़ गए। आप सबने रात भर मुझे ढूंढा और मेरी रिपोर्ट में देरी हुई, इसके लिए धन्यवाद। ये सब छोटी बातें हैं, तुम ठीक हो, यही बहुत है, शौर्य ने कहा। मैंने मियाओ किन से तुम्हारे लिए सूप नूडल्स मंगवाए हैं। गर्म खाना खाओ, पेट और शरीर दोनों गर्म हो जाएंगे। अर्जुन ने उन्हें गांव वालों के बारे में नहीं बताया था, इसलिए ज़ारा ने भी उसका जिक्र नहीं किया। शुक्रिया, मिस्टर शौर्य। सोफे पर बैठे अर्जुन ने बेरुखी से आंखें उठाई। मुझे शुक्रिया नहीं करना? क्या मैं ही तुझे वापस नहीं लाया? ज़ारा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे शुक्रिया मांगेगा। क्या उसने गाड़ी में नहीं कहा था कि वो उसके शुक्रिया की उम्मीद नहीं करता? सबकी नजरों के सामने ज़ारा के पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, शुक्रिया, मिस्टर मल्होत्रा। अर्जुन की नजर उसकी बाह पर थी, जिसे राजत ने पकड़ रखा था,
और उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। उसने हल्की हंसी उड़ाई और बाहर छिपे लोगों से ठंडे स्वर में कहा, अंदर नहीं आ रहे? हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।